हेलो फ्रेंड, मैं हूं नवीन सोनी और आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आ गया हूं बीपीएससी 134 की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कुछ लेकर के है जो अभी जुलाई में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 2022 सेशन, जुलाई सेशन, तो उसके ही हम क्वेश्चंस को लेकर आए हैं बीपीएससी 134 के इंटरनेशनल इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर के कि इसमें कौन से क्वेश्चन ज़्यादा बेस्ट है, इंपॉर्टेंट। तो हमने पूरी बुक में से जो 14-15 चैप्टर है, उन 14-15 चैप्टरों में से हमने 20 क्वेश्चन ऐसे निकाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से एग्ज़ाम होंगे, इनमें से आएंगे। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इनमें से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 8 में से हमें 5 अटैम्प्ट करने होते थे। तो आप लोग इन क्वेश्चनों की तैयारी कर लेंगे तो मैं ज़रूर कहता हूँ कि आपके बहुत अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे अगर आप इन क्वेश्चनों की तैयारी कर लेते हैं तो। ठीक है, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे बुक में से छांटे हुए मैंने 20 क्वेश्चन ही छांटे हैं। बाकी आप इसकी जगह एडिशनल क्वेश्चंस को भी आप अपनी तरफ से ज़रूर कीजिएगा, मगर इन क्वेश्चनों को आप स्किप मत करिएगा, इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर पढ़िएगा। तो मैं आपको ये क्वेश्चंस बता देता हूँ, छोटी सी वीडियो है। ठीक है, बस आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, देख लीजिए। मैं इसकी क्या बोलते हैं कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो का जो ये बना रहा हूँ जिस चीज़ के ऊपर, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना ड्राइव से। ठीक है, तो मैं इन क्वेश्चन पे देखो कि मैंने जो पहला क्वेश्चन बताया है वह है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है ना, पूरा संबंध, उसका अर्थ बताना है आपको। और इसी के नीचे लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के परिवर्तित स्वरूप तथा इसके विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो आपको सिर्फ यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है एक ही क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन आपका 20 नंबर का होगा लेकिन 2 क्वेश्चन इसके अंदर बन रहे हैं, तो ये डिवाइडेड है। तो पहले आपको जो पहले बताना है वो बताना है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ स्पष्ट कीजिए है। तो अर्थ स्पष्ट करना है पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आपको, फिर उसके बाद आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के परिवर्तित स्वरूप तथा इसके विषय क्षेत्र। तो इसके विषय क्षेत्र के बारे में आपको बताना है कि कितना व्यापक है, कहाँ कहाँ फैला है, किस तरीके से है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में भी आना चाहिए कि एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन हमसे कैसे किए जाते हैं, फिर हमें किसी भी क्वेश्चन को समझ के आंसर देना चाहिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन के ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियो आप तक मेरी पहुंचती रहे और मैं आपकी हेल्प करता रहूं और आप मेरा सहयोग करते रहे और मैं आपका सहयोग करता रहूं। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर अब बात कर लेते हैं। अब है कि राष्ट्रीय शक्ति के तत्व क्या है, यानी कि जो राष्ट्र की जो शक्ति है उनके तत्वों के बारे में आप लोगों को बताना है। ओके, और राष्ट्रीय शक्ति में क्या है कि जो सभी तत्व हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, और परस्पर एक दूसरे पे क्या है कि निर्भर रखते हैं और निर्भर रहते हैं। और इनमें क्या है कि जो मापने की जो विधि है ना वो काफ़ी कठिन देखने को कई बार मिलती है, क्योंकि जो इनमें संबंध का जो अनुमान लगाया जाता है, ठीक है, वो अनुमान लगाया जाता है और इसमें बदलाव हमें देखने को भी बहुत ज़्यादा मिलता है राष्ट्रीय शक्ति में। ठीक है, तो विभिन्न बदलाव हैं इसके अंदर और परिस्थितियाँ देखने को आ जाती हैं। ठीक है, बाकी क्या है कि 9 यथार्थवाद के मुख्य तर्क और मान्यताओं का वर्णन करें। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, जो तीसरा प्रश्न है हमारा उसमें 9 यथार्थ के मुख्य तर्क के बारे में बताना है। ठीक है, और मान्यताओं के बारे में हमें यहाँ पे वर्णन करना है, यानी पॉइंट वाइज, हेडिंग वाइज हमें बताना है। पहले 9 यथार्थवाद को हमें बताना है कि होता क्या है, फिर इसके तर्क बताने, इसके कार्य को बताने, मुख्य जो तर्क है, वितर्क है, ठीक है, फिर हमें वो बताना है। तो आप लोग इस क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिए कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो आपको मदद मिलेगी और समझ में आ जाएगा कि हमें क्वेश्चनों के ऊपर किस तरीके से ध्यान देना है। अब आपका जो चौथा क्वेश्चन है वह है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में व्यवस्था उपागम का वर्णन करना है। तो इसमें क्या है कि जो राष्ट्रीय संबंध जो है हमारे उसमें क्या व्यवस्था है, तो यहाँ पे व्यवस्थाओं का हमें व्यवस्था के बारे में बताना है। राष्ट्रीय संबंध जो हमारे जुड़े होते हैं आपसी में, उनमें क्या व्यवस्था है, उनकी क्या उपागम है, हमें उन व्यवस्थाओं के बारे में बताना है, उन तौर तरीके के बारे में हमें बताना है। तो इसमें भी आपके हेडिंग और पॉइंट्स बनेंगे। ठीक है, और पांचवा जो आपका प्रश्न है वह है कि निर्भरता सिद्धांत के विभिन्न संस्करणों का क्या करो, वर्णन करो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वर्णन करना है किस चीज़ का, निर्भरता सिद्धांत का। यानी कि जो निर्भरता सिद्धांत है उनके बहुत सारे जो संस्करण, यानी कि बहु संस्करण जो है, बहुत सारे जो तौर तरीके हैं निर्भरता सिद्धांत के, किस तरीके से निर्भर डिपेंडेबल है, तो उन चीज़ों के बारे में आपको क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट वाइज, हेडिंग वाइज हर एक हेडिंग बना के आपको वहाँ पे समझाना है। ठीक है, निर्भरता सिद्धांत को। फिर जो छठा प्रश्न है
और छठा प्रश्न है आपका रचनावाद की प्रमुख मान्यताएं बताइए। तो रचनावाद की प्रमुख मान्यताएं बतानी, पहले आपको रचनावाद के बारे में थोड़ा सा लिखना है, ठीक है, फिर उसकी प्रमुख मान्यताएं बतानी है। और इसमें सारा का सारा आपका हेडिंग्स जुड़ता चला जाएगा, हेडिंग्स जुड़ता रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो विकल्प हैं, जो पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स को आपको क्लियर करना होगा यहाँ पे रचनावाद की प्रमुख मान्यताओं को, ठीक है। जैसे कि रचनावाद की जो प्रमुख यहाँ पे जो भाई आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे बहुत सारे हेडिंग्स बनेंगे, ठीक है, छठे क्वेश्चन में प्रमुख मान्यताएं बतानी। तो इनकी मान्यताओं में आपका पॉइंट्स क्या बन सकता है कि भाई यथार्थ का सामाजिक निर्माण किस तरीके से होता है, ये लिख सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय अराजकता को लिख सकते हो, ठीक है। एंड प्रतिनिधि और संरचना का पारस्परिक संविधान। वैचारिक कारकों के बारे में आपको बता सकते हो कि जो वैचारिक कारक है उनका प्रभाव क्या है। तो इस तरीके से आप हेडिंग बना करके इनके बारे में आप लिखोगे, ठीक है। तो ये आपका रचनावाद वाला था। अब है कि उत्तर शीत युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख मुद्दों की चर्चा कीजिए। यानी कि जो शीत युद्ध था वो नॉर्थ ईस्ट जो कोल्ड वॉर था उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यानी कि वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस प्रकार के रहे हैं, तो वो आपको बताना है ये शीत युद्ध दौर को लेकर के, ठीक है। अब बाकी जो आपका आठवां क्वेश्चन है वो दूसरे विश्व युद्ध यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों की व्याख्या करें। यानी कि दूसरा विश्व युद्ध होने का क्या कारण रहा था, क्यों दूसरा विश्व होने वाला था और क्यों नहीं हुआ, ठीक है, क्यों हो गया। आई थिंक जो दूसरा जो विश्व युद्ध था वो दूसरे विश्व युद्ध होने के कारणों के बारे में आपको बताना है कि ये दूसरा विश्व युद्ध का होने का क्या कारण था, ठीक है। तो दूसरे विश्व युद्ध के बारे में बताना है कि क्यों किन किन कारणों के वजह जो था ये कि दूसरा विश्व युद्ध हमारा देखने को मिला। तो इसमें भी निम्नलिखित कारण थे भाई हमारे, ठीक है। तो इसमें आपके क्या है कि हेडिंग्स बनेंगे और हेडिंग्स को ले करके आप कुछ कारणों को ले के क्या करेंगे, आप उनको बारे में बताएंगे, ठीक है। जैसे कि वर्लेस की संधि थी, ठीक है, तुष्टीकरण की नीति थी, नाजीवाद का उदय था, ठीक है। तो यही क्या है कि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की जो विफलता थी, ये सारे आपके हेडिंग्स बन सकते हैं। और इन सारी चीज़ों के ऊपर हेडिंग बना करके क्या करना है आपको, इनके ऊपर आंसर लिखना है। एक हेडिंग बनाया, ठीक है, नारीवाद का उदय, फिर नारीवाद का जो उदय है उस पर हेडिंग बना करके आप इसके बारे में बताओगे। जैसे कि जर्मन नेशनल सोशलिस्ट पार्टी नेता है, ठीक है, एडोल्फ हिटलर ने क्या करा था कि फांसीवाद का नस्लवादी विचारधारा का प्रचार किया, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ऐसे बताना है आपको इसके अंदर, ठीक है। जो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण है, यानी कारण क्या थे ये दूसरे विश्व युद्ध के जो हुए थे, तो उन्हीं कारणों के बारे में हेडिंग वाइज, टॉपिक वाइज आप टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक हेडिंग ले के आप इनके बारे में लिखोगे, ठीक है। फिर जो आपका 9वां प्रश्न है वो है क्या है कि मार्टी कपलान द्वारा निर्धारित 6 अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के नाम बताइए। तो निर्धारित जो 6 क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था थे उनके आपको नाम बताने हैं, ठीक है। तो अब आपका जो 10वां प्रश्न है वो वैश्वीकरण के आयामों को समझाना है। तो वैश्वीकरण के बारे में आपको बताना है, इसके आयामों को बताना है। तो वैश्वीकरण के आयाम क्या होते हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको बताना है कि जैसे क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में जो होता है वो वैश्वीकरण की जो भूमिका को समझाने में, जो उसका मूल्यांकन करने के लिए वैश्वीकरण के क्या है कि आयाम जो होते हैं वो काफ़ी निम्नलिखित होते हैं। जैसे कि आर्थिक वैश्वीकरण हो गया, राजनीतिक वैश्वीकरण, सांस्कृतिक वैश्वीकरण, ठीक है, भू राजनीतिक वैश्वीकरण और पर्यावरण वैश्वीकरण। ये सारे आपके क्या हेडिंग्स बन सकते हैं और इन हेडिंग के जरिए क्या है कि आप इनको विस्तार से लिख सकते हैं और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे नंबर पा सकते हैं अंकों को, ठीक है। तो ये वैश्वीकरण के बारे में है। और फिर वैश्वीकरण को आयामों को समझाइए। मैंने शायद 2 बार क्वेश्चन जो है वो रिपीट कर दिया है गलती से, कोई बात नहीं, आप इन पे एक क्वेश्चन पे ध्यान दे देंगे, ठीक है। फिर हमारा जो है वो शीत युद्ध के बाद यानी कि 12वां क्वेश्चन, तो क्या है कि शीत युद्ध के बाद क्या है कि संयुक्त राष्ट्र सुधार को दर्शाइए। यानी कि जो शीत युद्ध था, शीत युद्ध खत्म होने के बाद, यानी कि शीत युद्ध का दौर खत्म होने के बाद संयुक्त राष्ट्र में सुधार के बारे में आपको बताना है कि क्या सुधार आए, क्या क्या विचार उत्पन्न हुए, कैसे कैसे सुधार देखने को मिले शीत युद्ध के बाद, ठीक है। तो इसके बारे में आपको चर्चा करना है और बताना है। तो ये भी आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा और एक पूरा का पूरा पैराग्राफ ना तैयार करें। अब बाकी जो हमारा 13वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, तो वह है कि नारीवाद के मूल सिद्धांतों की व्याख्या करें। तो आपको यहाँ पे जो बताना है कि नारीवाद के मूल सिद्धांत, यानी कि नारियों के क्या है कि जो मूल सिद्धांत हैं उन मूल सिद्धांतों को आपको फिर से यहाँ पे हेडिंग और टॉपिक्स वाइज क्या है कि छोटे छोटे हेडिंग बना करके आपको बताना है, सब हेडिंग बना करके इनके बारे में लिखना है। अब भाई आपका जो
14वां क्वेश्चन है वो उसमें लिखा हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे थोड़ा, क्योंकि इसमें आपके 2 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन आएगा 20 नंबर का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध क्या है, फिर प्रथम विश्व युद्ध होने के कारणों की व्याख्या करें। तो पहली बात तो आप बताओगे कि इसमें जो लिखना है आपको स्टार्टिंग में कि प्रथम विश्व युद्ध क्या है, तो पहले प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बताओगे, फिर प्रथम विश्व युद्ध के बताने के बाद आप बताओगे कि भाई कारण क्या थे प्रथम विश्व युद्ध होने के। तो पहले तो आप भाई एक इंट्रोडक्शन दोगे प्रॉपर तरीके से प्रथम विश्व युद्ध के बताने के लिए कि क्या है प्रथम विश्व युद्ध। फिर उसके बाद जब प्रथम विश्व युद्ध के कारण बताओगे तो कारण में क्या है कि आपके हेडिंग्स बनने को मिलेगा, हेडिंग्स बनाकर आपको क्या है कि लिखना पड़ेगा प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको लिखना है कि किस तरीके से हमें प्रथम विश्व युद्ध को लिख के दिखाना है और बताना है, जिससे कि हमें अच्छे नंबर मिल सके। ठीक है, और अब हम आगे वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक बार को। तो कुछ पॉइंट तो ऐसे देखा जाए तो आपका जो प्रथम विश्व युद्ध है वो सेकंड विश्व युद्ध है, दोनों एक ही तरीके से वाद विवादों के कारण भी हुआ है। ठीक है, और जो 15वां प्रश्न है वो है आपका शीत युद्ध की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। यानी कि शीत युद्ध होने के क्या कारण थे, शीत युद्ध की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। यानी कि शीत युद्ध होने के कारणों के बारे में आपको यहाँ पे विस्तार पूर्वक लिखना है। ठीक है, तो शीत युद्ध के कारणों को आपको बताना है कि शीत युद्ध की क्या स्थिति थी, कैसे हुई। तो शीत युद्ध की शुरुआत तो भाई देखा जाए तो 1945 में हो गया था। ठीक है, यहाँ से इसकी स्टार्टिंग थी, जिसमें 2 महाशक्तियाँ हमारे सामने उभर कर आई थी, सोवियत संघ और पश्चिमी अमेरिका जो था भाई हमारा। ठीक है, तो यूएसएसआर और यूएसए। ठीक है, तो ये हमारे क्या है कि भाई 2 शक्तियाँ हमारे सामने उभर कर आए थे, अमेरिका और सोवियत संघ। तो यहीं से ही हमारा सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में जो ये लड़ाई थी शीत युद्ध, यानी एक ठंडा युद्ध, यानी कि कोल्ड वॉर। ठीक है, जो लड़ाई होने वाली थी वो लड़ाई हुई भी नहीं, शांति भी हो गई और मामला भी बहुत गर्म था। और अगर ये युद्ध अगर हमें देखने को मिलता, अगर ये युद्ध हो जाता तो ये तीसरे विश्व युद्ध के रूप में हमें देखने को मिलता, लेकिन ये युद्ध नहीं हुआ था। तो इसके कारणों के बारे में बताना कि आखिरकार इसके कारण क्या थे इन दोनों के युद्ध होने के। तो ये देखा जाए तो 2, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि भाई 2 ध्रुवीय देश था। अब कोई भी अगर भाई अगर बनना चाहे तो कोई भी एक ही महाशक्ति खड़ी होगी, कोई भी अपना ही वर्चस्व दिखाएगा, अपना ही ताकत दिखाएगा। ठीक है, चाहे 2 दोस्त हो चाहे 2 भाई हो, तो वो हमेशा चाहेंगे, या 2 आसपास के पड़ोसी हो, कोई भी हो, तो वो चाहेगा कि समाज में मेरा बोलबाला हो, देश में मेरा नाम हो सबसे ऊपर। तो इसी नाम के कारणों के कारण कुछ ये युद्ध हमें देखने को मिली और ये युद्ध छिड़ा, लेकिन ये युद्ध हुआ भी नहीं। ठीक है, इसीलिए इसको शीत युद्ध का नाम दिया गया है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी की स्टार्टिंग के बारे में बताना है कि शीत युद्ध की स्टार्टिंग कैसे हुई, कारण क्या थे। ठीक है, 1945 में इसकी स्टार्टिंग हो गई थी, मैं इतना बता देता हूँ आपको। यहाँ पे क्वेश्चंस बता रहा हूँ तो आपको एक एक चीज़ मैं यहाँ पे नहीं समझा पाऊंगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। फिर यहाँ पे एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16वां, वो है मोरगैंथू। ठीक है, वो हमारा क्या है कि मोरगैंथाऊ के यथार्थवाद की समालोचना कीजिए। तो मोरगैंथू के जो यथार्थवाद के बारे में जो मोरगैंथू जी ने बताया है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो यथार्थवाद के बारे में आपको समालोचना करनी है जो मोरगैंथू ने की है। अब यहाँ पे जो 17वां प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 17, वह है कि क्षेत्रवाद को परिभाषित कीजिए, इसके विकास के कारणों को समझाइए। तो जो 17वां प्रश्न जो है आपका, ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। तो इसमें क्या है कि क्षेत्रवाद को परिभाषित कीजिए, यानी कि पहले आपको जो इंट्रोडक्शन देना है वो क्षेत्रवाद का देना है। फिर उसके बाद क्या है कि इसके विकास के कारण को समझाना है। फिर इसमें क्षेत्रवाद के विकास कैसे हुआ, इन कारणों को आपको हेडिंग वाइज बताना होगा। ठीक है, फिर है 18वां प्रश्न, युद्ध के यूरोपीय चरण में घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रगतियों का उल्लेख कीजिए। यानी जो युद्ध हुए थे, जो यूरोपीय चरण में जो घटने वाली जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी, यानी कि जो यूरोप में जो घटनाएं घटित हुई थी उनके बारे में क्या है कि प्रगतियों का उल्लेख करना है आपको। ठीक है, जो भी घटनाएं घटित हुई थी यूरोप में, जो भी लड़ाई झगड़े थे, जो युद्ध हुआ था, युद्ध में जो नुकसान वगैरह हर एक चीज़ था, उन चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। फिर आपका 19वां जो प्रश्न है वो है मोरगैंथाऊ का यथार्थवादी सिद्धांत का वर्णन करें।
तो ठीक है, तो आपने यहाँ पे 16वां क्वेश्चन देखा था, मोर ग्रंथों के यथार्थवाद के बारे में आपको उनको बताना था, यानी समालोचना करनी थी। सेम ऐसा ही ये वाला क्वेश्चन भी है कि मोर ग्रंथों का यथार्थवाद, दोनों में ही यथार्थवाद है, लेकिन आप में एक का सिद्धांत का वर्णन करना है और आपको उसी के बारे में एक में आलोचना करना है। तो दोनों ही क्वेश्चन मिलता जुलता है। आप अगर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे तो दूसरा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। ठीक है, और दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दोनों में ही यथार्थवाद के बारे में मोरगांथाओं के द्वारा आपको बताना है। तो एक में आपको समालोचना करनी है और एक में आपको सिर्फ सिद्धांत बताना है। ठीक है, और आपका जो अंतिम है क्वेश्चन वो 20वां, वो है कि रचनावाद के विभिन्न संस्करणों का वर्णन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 20वें क्वेश्चन में रचनावाद के विभिन्न संस्करणों के बारे में बताना है। विभिन्न यानी कि सारे के सारे आपके सब हेडिंग्स के जरिए ही बताया जाएगा रचनावाद में, क्योंकि बहुत सारे तरीके पूछे जा रहे हैं जो यहाँ पे रचनावाद का तरीका पूछा गया है। ठीक है, विभिन्न संस्करणों का वर्णन करना है आपको। तो ये आपके 20 क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बीपीएससी 134 के इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस के। अगर आप इन क्वेश्चन को तैयारी कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत बेस्ट जाएगा, और इसमें से सारे क्वेश्चंस यानी कि 8 में से आपको 5 करने होते हैं, और 100 में से मैं 95% कहता हूँ कि इसमें से सारे क्वेश्चन फंसने के आपके चांसेस हैं। तो आप इनकी तैयारी करें और एडिशनल क्वेश्चंस की भी आप लोग तैयारी करें इसके अलावा, लेकिन इस क्वेश्चनों को आप स्किप ना करें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इनकी तैयारी कर लेंगे तो अच्छे खासे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं, अंकों को। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो सही लगी होगी तो आप अपने फ्रेंड्स के द्वारा या ग्रुप्स में कहीं पे भी आप इनको शेयर करके अपने फ्रेंडों को भी आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है, जो क्वेश्चंस होंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट, हम उसको आप तक पहले पहुंचा सके। और आपको जो भी क्वेश्चंस चाहिए आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, आप लोगों ने अपना समय दिया हमें।